हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज बेटा है हमारा फोर्थ लेक्चर जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं पीसीएस के रिवीजन्स एरिया। और ये डेफिनेटली ये वीडियोस जो है वो डिवोटेड है फॉर पीसीएस एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल। और वाई आई एम टेकिंग हिंदी एज अ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश बेटे इस वजह से मैं यूज कर रही हूँ बिकॉज मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच जाती है। सिर्फ पंजाबी बोलने से तो सिर्फ डेफिनेटली पंजाबी स्पीकिंग लोग तक ही पहुंचते हैं, तो इस वजह से। और मुझे लगता नहीं कि पंजाब का ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो हिंदी नहीं समझ पाता, तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट बाइलिंगुअली, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। दूसरी बात बेटा, ये पीसीएस रिवीजन ग्रुप के अंदर मैं वो सारे एरियाज को जो है वो डील कर रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके कि आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो मोर देन 80% हैं और आपके उन टॉपिक्स को मिस करने के मोर देन 90% हैं चांसेस, बिकॉज आप उस लेवल पर, उस डेप्थ पे या बहुत सारे एरियाज को कवर ही नहीं करके जाते जो कि हम लोगों को पता होता है कि उनमें आने चांसेस जो है वो 90% से भी ज्यादा है। रीजन बीइंग, कैसे हम लोगों को पता है? बिकॉज वी आर मोर एक्सपीरियंस्ड, राइट? तो पिछले 18 साल से 20 साल से आई एम डीलिंग विद दिस एरिया ओनली, इस वजह से आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई नो बेटर देन यू। बस एक यही फर्क है और कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ पे कोई भी नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, इट इज 100%, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। इट इज इम्पॉसिबल बेटा। वैसे दुनिया में कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें हम ये प्रिडिक्ट करना कि ऐसा होगा ही होगा, वो मुझे लगता नहीं है कि कभी भी हो सकता है ऐसा। उसी को ही हम इम्पॉसिबल की कैटेगरी में डालते हैं। अदरवाइज आप अपना मनचाहा रैंक ले सकते हो, ये बात इम्पॉसिबल है, इस बात को मैं नहीं मानती। बिकॉज ये डेफिनेटली आपके पास है, ये पावर पॉसिबल है, ये आपने ही पॉसिबल करना होता है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स डिस्कस कराती हूँ जहां पे कि चांसेस आर वेरी वेरी हाई और आप लोग उसको बहुत अच्छे से कवर नहीं करते, ये भी आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस मुझे पता है। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक मैंने सबसे पहले लिया था, 3 वीडियोस में ऑलरेडी इस पे दे चुकी हूँ, चौथी जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका, जस्ट 1 मिनट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। वो ये है बेटा कि हर दूसरे दिन बाद अपनी मोटिवेशन डाउन मत किया कीजिए। आपका पेपर पोस्टपोन हो गया तो पता नहीं अभी क्या आपके ऊपर, सर के ऊपर जो है वो कोई पूरा का पूरा आकाश गिर गया है, ऐसा नहीं होता। आप कितने डिटरमिन्ड हो, आप अगर डिटरमिन्ड हो, आपने अपना रैंक निकालना है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एग्जाम 26 को हो, सितंबर में हो, या 7 दिसंबर में हो, या आगे जाके ये 8 जनवरी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मुझे लगता है कि ये सबसे इजीएस्ट वे है टू गेट योर स्टेटस इन द सोसाइटी। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के 3 साल 4 साल दे भी देते हो बेटा इस एग्जाम को, एग्जैक्टली दे देते हो, वर्ड्स पे ध्यान दो, और उसके बाद अगर आप एसडीएम बन जाते हो, डीएसपी बन जाते हो, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इजी वे है ये एक अच्छा स्टेटस, अपनी ड्रीम जॉब जो है उसको लेने का। तो इसलिए रोज रोना धोना बंद करो, इट्स ओके। कोई भी रीजन हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी, पॉलिटिकल डिसीजंस, व्हाटएवर। और अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी इतनी तैयारी आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप बोलोगे कि जी मैम हम तो बस टच कर चुके थे हमारी पीक ऑफ प्रिपरेशन को, तुम्हारा नुकसान हो गया। नहीं, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन एडिंग मोर थिंग्स। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना और अपने काम पे फोकस करो, अपने टाइम टेबल पे फोकस करो। जो चीजें आपने अभी तक लर्न करी हैं उसको रिवाइज करो, करंट अफेयर को अपडेट करो। करंट अफेयर की वीडियोस मैं रेगुलरली आपके लिए लेती हूँ। रेगुलर आपका न्यूज़पेपर वो आपके लिए ही है, उसका मतलब सिर्फ आपको ही सक्सेस दिलाना है, उसको अच्छे से कवर करो। कीप ऑन रिवाइजिंग, एमसीक्यूज जितने ज्यादा हो सके उनको सॉल्व करो, राइट? तो अपने आप को आप बेटर करो। तो चलो अब इसी गुड नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेटा आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम यूनियन लिस्ट। दिस इज योर सेपरेशन ऑफ पावर, दैट इज शेड्यूल 7, जहां पे कि 3 लिस्ट का जिक्र दिया गया है। और मुझे पता है आप सिर्फ इतना ही याद करते हो, तीनों लिस्ट कभी भी आपने आज तक खोलकर नहीं देखी, जबकि बहुत बार आप पीवाईक्यूज देखो, इस पे से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस लिस्ट को कंप्लीटली, तीनों लिस्ट को बहुत अच्छे से देखो और इनके सब्जेक्ट्स को फोकस करो, थोड़ा सा मगअप करो। ठीक है, और जनरली कॉमन सेंस से हो सकते हैं, लेकिन हर चीज कॉमन सेंस से नहीं होती। यू नीड टू रीड अबाउट दैट और थोड़ा सा उसको लर्न करना होता है।
नाउ यूनियन लिस्ट, द यूनियन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ 99 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 99 सब्जेक्ट्स है बेटा ओरिजिनली, जबकि इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स थे, दैट इज 97 एंड कवर्ड कहां पे है, इन 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू दीज लिस्ट। तो यही मतलब है यूनियन लिस्ट का, बिकॉज इसके ऊपर जो है अगर कोई भी लॉ बनाएगा तो वो कौन बनाएगा, दैट इज ऑलवेज योर पार्लियामेंट। Now this list is divided into legislative general part, that is entry 1 to 81, and taxation part entries 82 to 92C। तो ये बात आपने कभी भी नहीं देखी होगी, जबकि बहुत जरूरी है। टैक्सेशन पार्ट 82 से लेके 92C तक जो है वो सब्जेक्ट्स टैक्सेशन के साथ डील करते हैं। इनफैक्ट यहीं से आपका क्वेश्चन और बन सकता है। Now general part pertains to non-taxation issue and taxation part pertains to the only application of taxes। तो सबसे पहले जनरल है, सो जनरल के अंदर आपका फर्स्ट जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है, दैट इज डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉर डिफेंस, ऑल सच एक्ट्स एज मे बी कंड्यूसिव इन द टाइम्स ऑफ वॉर टू इट्स प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर इट्स टर्मिनेशन टू इफेक्टिव डीमोबिलाइजेशन। तो डिफेंस में आपने मेनली जो वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है वो है कौन सा हमारा बेटा, वॉर, एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉर डिफेंस, all such acts as may be conducive in the times of war। तो वॉर के टाइम पे कोई भी एक्ट हो, वॉर की तैयारी करना हो, उस टाइम पे वॉर को टर्मिनेट करना हो, डिमोबिलाइजेशन करनी हो, ये सब जो है दिस इज पार्ट ऑफ योर डेफिनेटली यूनियन लिस्ट। डिफेंस ही कंटिन्यू हो रहा है, कैसे बेटा, अभी नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स तीनों ही आपकी कमांड्स है, एनी अदर आर्म फोर्सेस सभी जो है वो हमारे जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, राइट। देन 2A में क्या है, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन और एनी अदर फोर्सेस सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ यूनियन और एनी कंटिंजेंट और यूनिट देयर ऑफ इन एनी स्टेट। तो किसी भी स्टेट में अगर आपकी डिफेंस डिप्लॉय कर रही है, दैट इज अगेन यूनियन लिस्ट। तो 2A 2 दो डिफरेंट आपकी कंपोनेंट है। 3 में फिर है आपका डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन ऑफ किसका, कैंटोनमेंट, बिकॉज कैंटोनमेंट की बात कर रही है तो इसी वजह से यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफेंस की, ठीक है। तो कैंटोनमेंट एरिया हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सच एरियाज जहां पे कि ऐसे एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, वहां सब पर भी कैंटोनमेंट में अथॉरिटी है, तो ये सब भी जो है वो किसके पास जा रहा है, दिस इज यूनियन लिस्ट। नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स वर्क, आर्म्स, फायर आर्म, एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज, कितना इजी है लर्न करना। तो ये सारे आपके एक तरह से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ा होगा तो कभी गलती नहीं करेंगे। नॉन टैक्सेशन में है, डिफेंस के साथ रिलेटेड ही आपके फर्स्ट 6 जो है आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट नाउ 7th इज इंडस्ट्रीज। पहले 6 डिफेंस के साथ रिलेटेड थे, एटॉमिक एनर्जी वगैरह सब कुछ आप इजीली इसको देख सकते हो। 7th में इंडस्ट्रीज आ गया, नाउ डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ अगेन डिफेंस। अब डिफेंस के साथ रिलेटेड ही ये भी चल रहा है आपका टॉपिक, जबकि यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडस्ट्री। नाउ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस CBI आ गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन खास करके फॉर रीजंस कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडियन पर्सनल्स, अगेन दिस इज योर यूनियन लिस्ट। फॉरेन अफेयर्स, ऑल मैटर्स व्हिच फॉर ब्रिंग यूनियन लिस्ट इनटू रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। तो यहां तक आप देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन कनेक्टेड विद डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स है, ये सब डिफेंस ही चल रहा है। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स हमें वैसे ही पता कि यूनियन लिस्ट के अंदर होता है, डिप्लोमेटिक भी यूनियन लिस्ट में होता है, UNO भी अलग से मेंशन किया गया है यूनियन लिस्ट के अंदर, क्योंकि आप कैसे पहचानोगे। अब अगर वहां पे UNO लिखा आ गया तो कॉमन सेंस तो लगे बताएगी कि हाँ इसको सेंटर ही डील करेगा, लेकिन क्या ये पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट है या नहीं, जब कभी देखी ही नहीं यूनियन लिस्ट तो कैसे बताओगे, राइट। अब अगर एक बार देख लिया तो यस, इतनी सी मेमोरी आपको 2 बार देखने से हो जाएगी कि यूनियन लिस्ट में हमने पढ़ा था कि इसमें यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन है, इसके साथ कुछ भी काम करना है, कुछ भी डील करना है तो उसको लेके पार्लियामेंट डील करती है। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड एसोसिएशंस, एंटरिंग इनटू विद फॉरेन जो है कंट्रीज एंड इंप्लीमेंटिंग ट्रीटीज है, वॉर एंड पीस है, फॉरेन जुरिसडिक्शन है, ये सब हमारा यूनियन लिस्ट चल रहा है, ठीक है। ओके, Now 17th is citizenship, naturalization and your aliens। ये सब जो है वो यूनियन लिस्ट में है। एक्सट्राडिशन है, एडमिशन इनटू इमिग्रेंट, एक्सपल्शन फ्रॉम इंडिया, पासपोर्ट, वीजा, सारी सर्विसेज। पिलग्रिम्स जो है, पिलग्रिमेज प्लेसेस आउटसाइड इंडिया खास करके जो है इसको एग्जैक्टली एक प्लेस दी गई है इन यूनियन लिस्ट। देन पायरेसीज एंड क्राइम्स कमिटेड ऑन हाई सीज,
रेलवे, हाईवेज, शिपिंग, नेविगेशन, मैरीटाइम शिपिंग एंड नेविगेशन। कॉमन सेंस हमें पता है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान दो कि ये यूनियन लिस्ट के अंदर है। 32 properties of union and the revenue therefrom, but as regards property situated in a state subject to legislation by the state, save insofar as parliament by law otherwise provides। तो जो प्रॉपर्टीज आपकी यूनियन के अंदर है, उससे रेवेन्यू लेती है आपकी सेंटर, वो तो आएंगी ही इसके अंदर, लेकिन वो कह रहा है कि बट एज रिगार्ड प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन अगर कोई भी प्रॉपर्टीज जो है जो कि आपकी स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है, जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेट करता है, लेकिन अगर उसको रखा गया है सेव इन सो फार एज पार्लियामेंट बाय लॉ, अगर पार्लियामेंट की तरफ से रखा गया है तो लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स कि अब कुछ जो इन कुछ पर्टिकुलर स्टेट जो है सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी, लेकिन उसके ऊपर बाय लॉ ये अभी मेंशन किया गया कि इसको लेके पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगी तो वहां पे करती है, या फिर ऑब्वियसली वो सारी प्रॉपर्टी जो कि यूनियन के अंडर है, जहां से कि यूनियन रेवेन्यू लेती है, वो स्टेट के एरिया के अंडर नहीं आती, वो यूनियन के अंडर आती है, तो उस प्रॉपर्टी को लेके अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी यूनियन लिस्ट में है। बिकॉज प्रॉपर्टी में आपको पता है एग्रीकल्चरल लैंड इज समथिंग डिफरेंट जो कि स्टेट के अंदर आता है, तो इस वजह से यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी को हम एक यूनिट के अंदर रख के नहीं बोल सकते कि ये पार्लियामेंट के अंडर है या स्टेट के अंडर है। तो यहाँ पे मेंशन कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड द रेवेन्यू देयर फ्रॉम, वो लेकिन बट एज रिगार्ड प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द स्टेट लिस्ट, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी ये बोला गया कि वो स्टेट लिस्ट में है टू लेजिस्लेशन बाय स्टेट्स में कि स्टेट लेजिस्लेट करता है, उसको लेके सेव इन सो फार, अगर उसको ये रखा गया है कि एज पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, जिसको कि पार्लियामेंट अगर कुछ और प्रोवाइड कर दे तो अदरवाइज जो स्टेट के लिए रखा गया है उसको छोड़ दो, उसके अलावा वाली प्रॉपर्टी जो है उसको लेके हम यूनियन लिस्ट में रखते हैं। Now, acquisition or requisition of property for the purpose of the union as per 7th Amendment Act 1956। अब ये आपकी पहले था 33 एक्विजिशन एंड आपकी रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ द यूनियन, लेकिन अभी ये खत्म कर दिया गया एज पर 7th Amendment Act 1956। अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी आपकी अमेंडमेंट के साथ अगर चेंज हो रहा है तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। ना कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स फॉर द स्टेट ऑफ रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट, तो आपके रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में भी रिलेटेड अगर कुछ भी है तो ये मेंशन किया गया है यूनियन लिस्ट में। पब्लिक डेट ऑफ यूनियन डेफिनेटली ये यहीं पे ही मेंशन है। करेंसी, क्वाइनेज, लीगल टेंडर स्ट्रेट वे हमें पता है, फॉरेन लोन्स, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स, ये सब हमारा यूनियन लिस्ट का ही पार्ट है। नेक्स्ट, लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉटरीज पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड बाय चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो, यूनियन का ही सब्जेक्ट है। ट्रेड एंड कमर्स विद फॉरेन कंट्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स, ये कॉमन सेंस होगा। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कमर्स, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कमर्स जो है दिस इज पार्ट ऑफ योर यूनियन लिस्ट। Incorporation, regulation, binding of trading corporations, including banking, insurance, financial corporation, but not including cooperative societies. Very very important. तो cooperative societies को जो है वो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो है वो फिर आपकी ये जितनी भी corporations है, banking, insurance, financial, सब यूनियन लिस्ट में है। Incorporation, regulation and winding up of corporation, whether trading or not, with objects not confined to one state but not including universities. Now, incorporation, regulation and winding up of corporations, तो आपके वो corporations हैं उनको रेगुलेट करना, वाइंड अप करना, वेदर ट्रेडिंग और नॉट, चाहे ट्रेड भी करती हैं या नहीं वो कॉर्पोरेशन, लेकिन वो एक स्टेट में कन्फाइन नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये यूनियन लिस्ट में आता है, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटीज नहीं आती। बैंकिंग स्पेशली मेंशन है, देन बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह डेफिनेटली यूनियन लिस्ट का कंपोनेंट है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स, पेटेंट्स, इन्वेंशंस एंड डिजाइन्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। 50th है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स। 51st है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फॉर द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। Then industries, control of which by union is declared by parliament by law. Then regulation and development of oil fields, mineral oil resources, petroleum products, other liquids and substances. And then regulation of mines and minerals development to the extent to which such actions and developments under the control of union is declared by the parliament. तो
अब इसमें हमने कोई भी नंबर याद नहीं करना कि भाई इस नंबर पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली यही हमने सब्जेक्ट याद करना है। सारे सब्जेक्ट्स बाय हार्ट नहीं लर्न करने, जहां पे स्पेसिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है उसको लर्न करना है और अपनी एसोसिएशन करनी है हमने कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में है। तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी, माइंस ऑब्वियसली में पता है, ऑयल फील्ड्स, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स, रिवर वैली, कहीं पे भी इंटरस्टेट होगा तो वो यूनियन लिस्ट ही होगी। फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो, मैन्युफैक्चर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट बाय यूनियन एजेंसीज, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट बाय अदर एजेंसीज ऑल्सो, कल्टिवेशन मैन्युफैक्चर सेल और एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम, इसको स्पेशली मेंशन किया गया है। देन सैंक्शनिंग ऑफ योर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स फॉर एग्जीबिशन, ये यूनियन लिस्ट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉइज, डिस्प्यूट्स भी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इंस्टीट्यूशन नोन एज कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन म्यूजियम आपका, इंपीरियल वॉर म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, तो जो भी हमारी ऐसी नेशनल जो प्रॉपर्टी है वो सब यूनियन लिस्ट में है। Institution known at the commencement of this constitution as like Banaras Hindu University, Aligarh Hindu University, Delhi University, University in जो है established in pursuance of Article 371E, स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये स्पेसिफाइड है अंडर आर्टिकल 371E के अंदर, एंड एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट, अगर और कोई इंस्टीट्यूट इसको पार्लियामेंट डिक्लेयर करे तो वो आते हैं आपके यूनियन लिस्ट के अंदर। तो कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के टाइम पे, इंस्टीट्यूशन नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द टाइम, उस टाइम पे बने हुए थे, उससे पहले बने हुए थे। देन इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशनल फाइनेंस बाय गवर्नमेंट of India wholly or in part and declared by parliament by law to be institutions of national importance। तो वो सारे इंस्टीट्यूट साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन और फाइनेंस भी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर वो जिसको कि पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ डिक्लेयर करे कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं, तो वो कहाँ पे जाते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर है। Now, union agencies and institution for professional, vocational, technical training, including training of police officers, promotion of special studies or research, scientific technical assistance in the investigation of or detection of crime। तो ये कुछ और स्पेसिफाई कर रही हैं अलग से ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। Then coordination and determination of standards in institution for higher education or research and scientific and technical institutions। तो coordination का काम भी सेंटर का है। Ancient historical monuments and records, archaeological sites remains declared by or under law made by parliament, again national importance के हैं, यूनियन लिस्ट में है। सर्वे ऑफ इंडिया, जोलॉजिकल, बोटानिकल, जोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, हर तरीके का सर्वे इसमें है। देन वेरी इंपॉर्टेंट सेंसस, जो कि न्यूज में है, तो सेंसस यूनियन लिस्ट है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डेफिनेटली हमें पता ऑल इंडिया लेवल है, तो किसके पास होगी? यूनियन लिस्ट के पास होगी। यूनियन पेंशन, दैट इज टू से पेंशन पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो आता है। देन इलेक्शंस ऑफ टू पार्लियामेंट, टू लेजिस्लेचर, टू स्टेट ऑफिस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, सभी की सभी सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये सब यहाँ पे है। पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज ऑफ ईच ऑफ द हाउस, enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees, ये सब obviously कहाँ पे जाएगा? यूनियन लिस्ट में। Emoluments इसके अलावा allowances, privileges, rights in respect to of leave in the absence of the president, and then governor's salary, allowances of the ministers, तो ये सारा जो आप पढ़ते हो legislation के अंदर, ये सब भी subjects हैं and these are part of your union list। Next, then audit of the accounts of the union of the state, then constitution, organization, jurisdiction of the power of supreme court, even contempt of such courts, ये सब यहाँ पे है। Constitution and organization of high courts except provisions as to the officers and servants of the high court, persons entitled to practice before the high court, very very important। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तो बात है ही, लेकिन उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग वेकेशंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स भी यहीं पे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? दैट इज एक्सेप्ट प्रोविजंस एज टू द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, जो ऑफिसर्स हैं या सर्वेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं है, एंड पर्सन्स एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस बिफोर द हाई कोर्ट्स। Now, extension of the jurisdiction of the High Court to and exclusion of the jurisdiction of the High Court from any union territory। Extend करना High Court के काम को या उसको कम करना, ये सब, ये सारा काम जो है उसके एरियाज को, उसकी jurisdiction को,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक जो आपके स्टेट्स है, हर एक स्टेट की अपनी हाई कोर्ट नहीं है, जो हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट्स या यूटीज की हो सकती है, तो इसी वजह से ये सारा आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है. Then extension of the powers and jurisdiction of the members of police force belonging to any state to any area outside that state, but not so as to enable the police of one state to exercise powers and jurisdiction in any area outside that state without the consent of the government of the state. लेकिन अगर किसी स्टेट की पुलिस अपने एरिया से बाहर किसी और स्टेट में काम कर रही है तो स्टेट से पूछना पड़ेगा इन विच सच एरिया इज सिचुएटेड, जहां पे कि वो एरिया है, एक्सटेंशन ऑफ द पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स बिलोंगिंग टू एनी स्टेट टू रेलवे एरियाज आउटसाइड दैट स्टेट. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कवर करना पड़ेगा. फिर से देखो, एक्सटेंशन ऑफ द पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स, पावर्स को एक्सटेंड करना, जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड करना, मेंबर्स किसके, पुलिस फोर्स के, बिलोंगिंग टू एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के, टू एनी एरिया आउटसाइड दैट स्टेट, अगर उस स्टेट से बाहर जा रहे हैं उसको एक्सटेंड करना, उनको वो पावर देना, ये सेंटर का काम है. लेकिन बट नॉट सो एज टू, लेकिन किस तरह से, enable the police of one state to exercise power and jurisdiction in an area outside that state without the consent of the government of the state in which such area is situated. लेकिन इसमें ये जो है but not so as to, लेकिन not so as to enable the police, ये नहीं कि ये इनेबल करता है पुलिस ऑफ वन स्टेट टू एक्सरसाइज पावर एंड जुरिसडिक्शन इन एनी एरिया आउटसाइड दैट स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच सच एरिया इज सिचुएटेड. तो अगर किसी स्टेट की पुलिस को किसी और स्टेट में लगाना है तो जिस स्टेट में आप लगाने जा रहे हो उनकी कंसेंट भी लेनी पड़ती है. ठीक है. देन इंटरस्टेट माइग्रेशन, इंटरस्टेट आपकी क्वारंटाइन, राइट, ये भी एक सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंदर. टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट सब्जेक्ट है. देन ड्यूटीज ऑफ कस्टम एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, टोबैको एंड अदर गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज अभी ये टैक्सेशन वाला एरिया स्टार्ट हो गया 82 के बाद. 82 से आपको पता है टैक्सेस वाला हमने पढ़ा अभी. अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स, ये आता है. बट इंक्लूडिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल और क्या ध्यान देना है आपने कि ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूस इन इंडिया है, लेकिन एक्सेप्शन है, इनको नहीं लिया जाता. किसको? अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को नहीं लिया जाता. ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स को नहीं लिया जाता. बट इंक्लूडिंग, लेकिन इंक्लूड कर रहे हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, जिसके अंदर की अल्कोहल है, ऐसी मेडिसिनल वैल्यू है मेडिसिनल चीजों के ऊपर, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है. और इवन सब्सटेंस इंक्लूडेड इन द सब पैरा बी ऑफ दिस एंट्री. Then corporation tax, then taxes on the capital value of assets, exclusion of agriculture. Capital value of assets है लेकिन agriculture को हम यहाँ पे exclude करते हैं. State duty in respect to property other than agricultural land, agriculture को छोड़ के state duty है. Duties in respect of successions to property other than agricultural land. Again succession वाला भी आपका जो है यूनियन के अंडर है लेकिन एग्रीकल्चर पे नहीं होना चाहिए. Terminal taxes on goods or passengers carried by railway, sea, air or taxes. Then taxes other than stamp duties on transaction in stock exchange, very very important. Taxes other than stamp duties on transaction of stock exchange को छोड़ के बाकी के taxes आते हैं. 91st rates of stamp duty in respect to bills of exchange, checks, promissory notes, bill of lending, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts. ये सब कुछ जो है वो आपका यूनियन लिस्ट के अंदर है. लेकिन टैक्सेस ऑन द सेल्स और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑन एडवर्टीजमेंट, ये 92 जो है वो आपका पहले सब्जेक्ट था, ये पब्लिश देयरिन, ये ओमिट कर दिया गया है एज पर 10 जो है फर्स्ट आपकी अमेंडमेंट. नाउ रिमेंबर दिस, जहां पे चेंजेस हैं वहीं पे ही आपके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट 92A, टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स वेयर सच सेल और परचेज टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड. तो टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स है लेकिन न्यूज़पेपर्स को नहीं लेंगे. Taxes on consignment of goods है whether the consignment is to person making it or to any other person where such consignment takes place in the course of time, again interstate trade और commerce है. Then taxes on services omit कर दिया गया है because ये GST के अंदर है, right? Then offences against law with respect to any of the matters in this list. Then inquiries, survey, statistics for the purpose of any of the matter, अगर inquiries वगैरह है इसको लेके तो भी.
then jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any matter in the list admiralty jurisdiction। तो वैसे जो भी jurisdiction है आपकी and powers of all court है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जहां पे की वो ये चेक करती है कि with respect to any of the matter in this list, इस लिस्ट को ही अगर सुप्रीम कोर्ट चेक कर रही है तो फिर वहां पे वो इंडिपेंडेंट बॉडी देखेगी। 96 फी in respect to any of the matters in this list but not included fee taken in any court। कोर्ट को छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी चार्जेस हैं तो यहीं पे आएंगे। Then any other matter not enumerated list 2 or list 3 included any tax not mentioned in either of the those lists। तो जो भी एरियाज आपके किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है, खास करके लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के अंदर भी नहीं है, तो फिर उसको हम उस टैक्सेस वगैरह को हम यहाँ पे काउंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। मुझे लगता है शायद आपको ये वीडियो मेरे साथ देखते देखते ही लर्न हो गई होगी चीजें। सिर्फ मार्क क्या करना है जहां पे चेंजेस आई हैं, कौन सी अमेंडमेंट के साथ चेंजेस आई हैं, जहां पे एक्सेप्शंस हैं वो मार्क करना है। लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज सेकंड और थर्ड लिस्ट में नहीं है वो यूनियन लिस्ट के अंदर काउंट की जा सकती है। बस इन सब की जिस्ट बना के रखो ताकि कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजिली हैंडल कर लो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, राइट। मेरे साथ कंटिन्यू करते रहो और जल्दी ही लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो। और बार बार कहने के बावजूद भी आपकी फीडबैक मेरे पास नहीं पहुंचती, मुझे नहीं समझ में आता कि आपको इतना क्या मुश्किल लगता है अपनी फीडबैक देना। प्लीज कोशिश करो, अगर हो सके तो फीडबैक जरूर दिया करो और काम करते रहो, सीरियसली कंटिन्यू करो अपने हार्ड वर्क को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।